हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इजी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन्हें इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हो वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा लेक्चर में यूज हुए इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी और हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में हमने बात कर ली थी कूलॉम्स लॉ की, और कूलॉम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंस थी, उसकी भी बात हो गई थी। तो इस कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम दो चार्जेस के बीच, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच, एक तरह से जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैटिक चार्जेस हो उनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ने मैकेनिक्स में पढ़ा था, दो मासेस के बीच एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है और उसको भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो वो ग्रेविटेशन लॉ और यहाँ पर जो ये कूलॉम्स लॉ वो बिल्कुल एक जैसे सिमिलर दिखते हैं। ग्रेविटेशन लॉ क्या था, जैसे यहाँ पर कूलॉम्स लॉ था कि F जो है दो चार्जेस के बीच, जैसे दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच एक फोर्स काम करता है और वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के। बिल्कुल ऐसे ही दो वहां मासेस हुआ करते थे M1 M2, दो मास हैं अगर और एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है और इस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू भी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती थी। ये कूलॉम ने बताया था, ये न्यूटन ने बताया था। इसको कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, इसको न्यूटन्स लॉ बोलते हैं, है ना। और अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट हटाते हैं तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो आता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो बिल्कुल इसमें भले सिमिलर लग रहा है ये ग्रेविटेशन लॉ और इलेक्ट्रिकल लॉ, ग्रेविटेशन लॉ है और जो ये कूलॉम्स लॉ है ये बड़ा सिमिलर लग रहा है ना। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये दोनों में भले सिमिलरिटी लग रही है। तो आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लें कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स। ये तो पहली बात तो ये है कि दोनों फोर्सेस जो हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, इस नेचर में केवल तीन ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक ग्रेविटेशन फोर्स और एक न्यूक्लियर फोर्स। इनके अलावा जितने भी फोर्सेस है वो इन्हीं तीनों से बनते हैं। तो ये तीन ही मेन फोर्सेस है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों के दोनों क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये फोर्स वैक्यूम में भी काम कर सकते हैं। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर वैक्यूम में रख दिए जाए जहां पर कुछ भी नहीं होती, एयर भी नहीं होती, वहां पर भी ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच काम करता है और ग्रेविटेशन फोर्स मासेस के बीच काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के जो उत्पन्न होने का रीजन क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उत्पन्न होने का रीजन चार्ज है, चार्जेस के बीच काम करता है। और ग्रेविटेशन फोर्स के उत्पन्न होने का रीजन एक तरह से मास है ना, मासेस के बीच काम करता है। तीसरी बात ये है कि ये फोर्सेस जो हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों के दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब ये दो चार्जेस या दो मासेस अगर कांटेक्ट में नहीं है तब भी उनके बीच ये फोर्स काम करता रहता है। जैसे फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन जब भी काम करेगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस नॉन कांटेक्ट हैं। ये दोनों फोर्सेस जब भी काम कर सकते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, एक बताओ, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, और मतलब जहां तक उस फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके वहां तक का एक जो फील्ड होता है वो फील्ड वो फोर्स के द्वारा बनता है। ठीक है, तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स एक ग्रेविटेशन फील्ड बनाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे किसी मास के चारों तरफ एक ग्रेविटेशन फील्ड होता है, ऐसे किसी चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है,
अगली बात ये, चौथी बात ये कि फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। ये दोनों फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया नेटवर्क ऑब्जेक्ट के रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं अगर हमने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब ये कि इस ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया होगा वो उस ऑब्जेक्ट के रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल फाइनल और इनिशियल, स्टार्टिंग और लास्ट वाली पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे इस मार्कर को अगर हम यहाँ से फेंके, छोड़ दें, तो इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये मार्कर जमीन में गिर जाएगा, किसी पॉइंट पर जाके हिट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा इस मार्कर पर क्या किया गया? वर्क किया गया। अब ये मार्कर चाहे सीधे जाए, चाहे ऐसे घूम के जाए, या किसी भी रास्ते से जाए, अगर ये उसी पॉइंट पर गिरे नीचे, तो हर हाल में जो वर्क होगा वो हर बार बराबर ही होगा, चाहे रास्ता कोई भी हो। अगर इसके लास्ट वाला पॉइंट और स्टार्टिंग वाला पॉइंट बराबर है, तो ये वर्क हर हाल में बराबर होगा। इस ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो हर हाल में बराबर होगा। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम ये बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से ये जमीन में नीचे आ गया, चाहे सीधे नीचे आ जाए, चाहे ऐसे घूम के तब आए, चाहे ऐसे घूम के तब आए, इससे कैसे भी अगर यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्क, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, हर रास्ते से इस ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर किया गया जो नेट वर्क है वो हर बार बराबर ही होगा। ठीक है, यही बात चार्जेस में भी है सही, ये बात चार्जेस में भी सही होती है। जैसे हम तुमसे कहें कि मान लो कि कोई चार्ज है Q, ये Q चार्ज A वाले पॉइंट पर रखा हुआ है। अब ये चार्ज A से चला गया, मान लेते हैं B पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसके बाद आ गया C पे, C पे आ गया। अब कोई कहे इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा, या इस चार्ज के द्वारा पर कितना नेट वर्क किया गया होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। भाई ये चार्ज यहाँ से आया है, चार्ज पर फोर्स कौन लगा सकता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इस कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा जिससे चार्ज यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अगर कोई पूछे बताओ इस इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा नेट कितना वर्क किया गया, तो हम निकालेंगे W A से B निकालेंगे वर्क, और प्लस का क्या निकालेंगे? W B से C निकालेंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि WAC निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट दे दो और वर्क निकाल दो। तो अगर हम WAC निकाल दे तो ये इक्वल ही आएगा WAB प्लस WBC के, क्योंकि ये जो वहां पर वर्क हो रहा है, ये वर्क किसके द्वारा हो रहा है? एक इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अगर मान लें हम कहें कि ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है, इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ठीक है, ए से P गया, फिर Q गया, फिर R गया, फिर S गया, या फिर C गया, तो यहाँ पर भी वही वर्क आएगा, रास्ता कोई भी हो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क हर दोनों बार बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो WAC है ये भी बराबर ही होगा किसके? WAP प्लस PQ, WAP प्लस WPQ प्लस WQR और प्लस का WRC। तो ये वर्क भी WAC के बराबर हुआ, है ना। मतलब रास्ता ये नहीं, कोई भी रास्ता, कैसा भी रास्ता हो, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है वो हर बार बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, एक बात और, जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, किसके विरोध में कोई वर्क किया जाता है, तो ये वर्क कभी वेस्ट नहीं होता, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसी सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर उठाएं, भाई ग्रेविटेशन फोर्स नीचे काम कर रहा है, हम इसके अगेंस्ट ऊपर फोर्स लगा के इसको ऊपर ला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो जो हमने वर्क किया है ना, ये वर्क वेस्ट नहीं जा रहा है, ये वर्क इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। इसीलिए अभी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आ रहा है तो हाइट बढ़ रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अब वही अगर हम जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे खिसकाएं, तो वहां वर्क किसके अपोज में कर रहे हैं? वहां वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में? फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। और फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पर हमारा जो वर्क है वो एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, तो वहां से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब भी कोई वर्क किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होता है, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे 11th में था
वो था, जैसे 11 में था, हम लोग ने पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वहां पर वर्क किया जाता था किसके, एक रेस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में काम करता है, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अगेंस्ट में अगर वर्क करें तो वहां पर वो वर्क भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। मान लो ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम क्या करें, अपना फोर्स लगा के इन दोनों को दूर करेंगे तो हम अपना फोर्स लगाएंगे, अपनी एनर्जी इसमें खर्च करेंगे। तो जो हमने एनर्जी खर्च करी है, ये एनर्जी इसी में स्टोर हो गई होगी। इनमें, इस सिस्टम में जो वर्क हुआ है, उस वर्क जो हमने इस सिस्टम पे वर्क किया है, वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तब बात करेंगे और वहां पर इस डिटेल में, ठीक है। तो खैर इतनी सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और बड़ी बात ये है कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि जहाँ बहुत लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, जहाँ नहीं समझ में आ रहा, बहुत जगह हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया गया है ना। फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से ऐसा हो गया, तो जो लोग इसको रटते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ, तो थोड़ा समझ लो कि एनर्जी कंजर्वेशन ये नहीं कि जहां मन करे वहां लगा दो, ऐसा नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन किसी सिस्टम में तभी काम कर लगता है जब उस सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम ना कर रहा हो, ठीक है। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो ये जो एनर्जी है वो हीट के रूप में या साउंड के रूप में या लाइट के रूप में वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो फिर वहां पर हम एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ नहीं लगा सकते। जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है वो तभी लग सकता है जब उस सिस्टम पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल वो है वो कांस्टेंट रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात तभी सही है जब उस सिस्टम पर केवल और केवल कैसे फोर्स काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक। खैर अगली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। अब ये सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं, तो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन हमेशा किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की तरफ रहती है। ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट की तरफ होती है, इसलिए ये दोनों के दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं। एक बात और है, जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सब कंजर्वेटिव ही होते हैं, वो सब कंजर्वेटिव भी होते हैं, सभी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं, ठीक है। एक बात और है कि ये दोनों के दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या, वो अगर कोई फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम वो बोलते हैं कि वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। या कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे कोई बल्ब है, अब ये बल्ब, इस बल्ब की जो इंटेंसिटी है, जैसे इस बल्ब की अगर हम दूर जाते जाए तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो जो बल्ब की इंटेंसिटी है ना, वो इस बल्ब की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ग्रेविटेशन फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगली बात और एक लास्ट बात और है कि ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ना। तो ये वही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे पे लगाता है, दूसरा भी उतना ही फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में पहले पे लगाता है, ठीक है। यही था लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों के फोर्सेस इस लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि दो मासेस हैं, ठीक है, एक m1 मास है और एक m2 मास है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये बोले कि जितने फोर्स से m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उतने ही फोर्स से m2 भी m1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, आपको ये कहे अरे ये क्या, एक ऑब्जेक्ट हमने कहा ये बहुत बड़ा है और एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है,
तो क्या ये पहला ये दूसरा, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा क्या दूसरा वाला भी उतना ही पहले पे लगेगा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरा वाला भी पहले वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक अर्थ है, मान लो कोई अर्थ है और ये कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, या कोई जमीन में कोई कुर्सी पड़ी है, मेज या बुक कोई मान लो, तो जितने फोर्स से अर्थ किसी कुर्सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से वो कुर्सी भी उस अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, बस ये बात अलग है कि अगर कुर्सी के ऊपर छोड़ दें तो कुर्सी का डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल होता है ना। हालांकि दोनों का फोर्स बराबर लगता है, जितना फोर्स कुर्सी के द्वारा अर्थ पे लगता है उतना ही फोर्स अर्थ के द्वारा कुर्सी पे लगता है, लेकिन अर्थ का डिस्प्लेसमेंट तो नेग्लिजिबल ही है, इतना कम है, लेकिन कुर्सी का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। तो उसका रीजन बड़ा सिंपल है, वही फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, जो इस फॉर्मूले से हम बड़े इजीली समझ सकते हैं कि भाई अगर दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स बराबर लगे, अगर दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स बराबर लगे तो जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन बहुत कम हो जाएगा, उसका एक्सीलरेशन बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर एक नंबर बहुत बड़ा हो गया तो दूसरा नंबर बहुत छोटा होना पड़ेगा, है ना। तो वही बात है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन बहुत कम हो जाएगा, और उस कुर्सी का मास बहुत कम है तो उसका एक्सीलरेशन अर्थ की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों पर बराबर फोर्स लगता है। तो वही बात यहाँ पर भी है, चार्जेस के केस में भी वही बात है कि दो चार्जेस के बीच भी एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है वो भी इस लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन के। मान लीजिए दो चार्जेस Q1 और Q2 है, तो जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, चाहे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है ना, दोनों फोर्सेस बराबर लगेंगे, इससे है ना ये बात है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच। ठीक है, अब इन फोर्सेस के बीच कुछ डिफरेंसेस भी है ना, तो उन डिफरेंसेस की बात कर लें। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंसेस या डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स। डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस। तो जरा बात कर लें, एक तरफ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और एक तरफ बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। पहली बात तो ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स कोई भी दो पार्टिकल के बीच हमेशा काम करता ही है ना। कोई भी दो पार्टिकल कहीं पर भी हो, लेकिन हर हाल में उनके बीच एक ग्रेविटेशन फोर्स तो काम करता ही है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास मास तो होता ही, और अगर मास होगा तो उसके बीच फोर्स भी काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कोई पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के बीच हमेशा एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करने के लिए दोनों के पास क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों के पास चार्ज है तो उन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ठीक है, अगली बात ये है, दूसरी बात, अगली बात ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव, और रेपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस जो होते हैं, सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं उनके बीच रेपल्सन काम करता है, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मास तो हमेशा एक टाइप का ही होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। मतलब दो मासेस के बीच हमेशा एक जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है वो अट्रैक्शन ही होता है, जबकि दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रेपल्सन भी हो सकता है। अगली बात अगर देखें तो इसका फॉर्मूला ही देख लें। तो तीसरी बात, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो हमने अभी निकाला, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसका फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Fg इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर जो G होता है वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है।
है, कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हर जगह पूरी यूनिवर्स में वही रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा पूरा कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है कांस्टेंट, लेकिन जो के है, के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इस के की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो अलग अलग मीडियमों में अलग अलग काम करता है ना, जबकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो सीधी सी बात नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये दो मासेस हैं, इनके बीच का मीडियम कुछ भी हो, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का मीडियम अगर हम चेंज कर दें तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। एक बात और, अगली बात ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन, और ये वीकर होता है, और ये होता है वीकर देन इलेक्ट्रिक। क्यों? तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, तो वैक्यूम या एयर के लिए यहाँ पर के तो 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ के 1 हो जाएगा तो के को हटा दो, और के को हटा दो तो जो कांस्टेंट बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है। यूनिट भी निकाल सकते हैं सिंपली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि यहाँ पर जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब सीधे से बात देख लो, यहाँ पर 10⁻+9 और यहाँ 10⁻11 है, तो बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा फोर्स होता है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स इसकी कंपैरिजन में बहुत बड़ा फोर्स होता है। ठीक, तो ठीक है, इसे एक तरह से और समझ सकते हैं। ये समझ लो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी कंघे को बालों से रगड़ते हैं और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लगाते हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा जो कागज के छोटे टुकड़े हैं वो कंघे में चिपक जाते हैं। अभी आप समझ लो कि कागज के छोटे से टुकड़ों को अर्थ भी तो अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ भी तो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, और ये कंघा भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है, इसीलिए कागज जो है उस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स के प्रभाव के कारण ऊपर आ जाते हैं। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता तो ये कागज बिल्कुल भी नीचे, ये कागज जो है बिल्कुल भी नीचे से ऊपर ना पाता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की कंपैरिजन में। और भी आपको बात बता दें हम ये कि जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स तो काम करता है, या साथ ही ग्रेविटेशन फोर्स भी काम करता है, क्योंकि इनके मासेस भी होता है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेट 10⁻43 गुना होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रॉनों के बीच काम करने वाला उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स की कंपैरिजन में 10⁻43 गुना होता है, जबकि दो प्रोटॉनों के बीच जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो उनके बीच काम करने वाले ग्रेविटेशन फोर्स की कंपैरिजन में 10⁻39 गुना होता है। ठीक है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो काम करने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो उनके बीच काम करने वाले ग्रेविटेशन फोर्स से लगभग 10⁻36 गुना होता है। तो अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की कंपैरिजन में काफी बड़ा फोर्स होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्सेस के बीच। ये बात समझ ले कि जो इंपॉर्टेंस मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन फोर्स की है वही इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स की है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। ठीक है, थैंक यू।